स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीडी स्टडी टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने मैप तैयार किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको भारत की नदियों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखिए नदियाँ क्या हैं। ये नदियाँ मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हैं। भारत की नदियाँ दो भागों में विभाजित हैं। नंबर फर्स्ट पर है हिमालय की नदियाँ। इसमें वह नदियाँ आती हैं जो हिमालय से प्रवाहित होती हैं या हिमालय से निकलती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती हैं? जो हमारे दक्षिण भारत से प्रवाहित होती हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की नदियाँ हैं। आज हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय की नदियों में सबसे पहला स्थान सिंधु नदी का आता है, जो कि यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है, उससे निकलती हुई भारत के उत्तरी सिरे, ये भारत का उत्तरी सिरा है, तो उत्तरी सिरे से होती हुई, और यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान से होकर यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है, सतलज नदी है। और इन्हीं सहायक नदियों पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि झेलम नदी है, जैसे श्रीनगर कहाँ पर बसा हुआ है, किस नदी के उसके किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी है। चिनाब जम्मू से रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ये भी पूछा जाता है ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं, जैसे कि जो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा का नाम सुना होगा, उससे निकलती है। रावी और व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसके अलावा सतलज जो है वो राजस्थान से निकलती है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा हम इनका क्रम भी याद रखेंगे। कई बार क्रम से ही पूछ ली जाती हैं ये नदियाँ, तो उनका क्रम भी याद रखें। सतलज नदी भारत में शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो उस बात का भी ध्यान रखें। वह कौन सी नदी है जो शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वह सतलज नदी है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने कहा था भारत के उत्तरी सिरे से होकर गुजरती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का इस प्रकार बहुत ही कम हिस्सा जो है वो भारत से गुजरता है। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में एक और पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो जान लेते हैं उसे। मैंने अभी आपको बताया है कि सिंधु नदी जो है वो भारत में थोड़ी सी ही गुजरती है, और वो पाकिस्तान में, भारत की तुलना में पाकिस्तान में अधिक बहती है। तो इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता किया गया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, और ये समझौता 1960 में किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत कुछ शर्तें रखी गई थी, तो उसे देखते हैं हम। ठीक है, नंबर 1 पर है सिंधु, झेलम और चिनाब। ये तीन नदियाँ, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों के बारे में क्या कहा गया कि इन तीनों नदियों का जो 80% जल है, मैंने अभी कहा है सिंधु ज़्यादातर पाकिस्तान में बहती है, तो इन तीनों नदियों का जो 80% जल है वह पाकिस्तान उपयोग करेगा, और शेष का जो 20% जल है वह भारत उपयोग करेगा। तो इसके अंतर्गत प्रथम शर्त ये थी। दूसरी शर्त का थी ये रावी, व्यास और सतलज, ये तीनों नदी जो हैं, इन तीनों नदियों का 80% जल भारत और 20% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। पहली वाली तीन नदियों का जो जल प्रयोग करेगा वो 80% तो पाकिस्तान करेगा, और बाद वालियों का करेगा भारत 80%। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हिस्से जो हैं बराबर हो गए। और ये समझौता मैंने अभी आपको बताया 1960 में किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखें कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में, और तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, और ये विश्व बैंक की अध्यक्षता में किया गया था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि थी।
इससे ज़्यादा सिंधु नदी के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम गंगा नदी के बारे में। देखिए, गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और ये पवित्र नदी के रूप में भी कहलाई जाती है। भारत में बहुत मान्यता है इसकी। ठीक है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह देखिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में थोड़ी सी बहती है। वहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ से होकर फिर ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से आप याद रखेंगे। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और भारत में इस नदी को गंगा कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि गंगा का निर्माण किस लिए होता है, कैसे होता है उसका निर्माण। देखिए, गंगा का जो निर्माण है वो अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों के मिलने से होता है। अलकनंदा और भागीरथी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में जानते हैं। इसके पास ही यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में ही एक नदी और निकलती है जिसे हम यमुना के नाम से जानते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई 1385 किलोमीटर है। देखिए, इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी होती हैं, जिस तरह से सिंधु की बताई मैंने। अब यमुना की जान लेते हैं, जैसे कि इसकी बेतवा है, कैन है, चंबल है। तो इस तरह से ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। और जब ये गंगा नदी इधर से ऐसे बहती हुई जाती है तो इधर से इसमें कुछ नदियाँ भी मिलती जाती है, जैसे घग्गर नदी है, गोमती नदी है, बागमती नदी है। तो ये जो है गंगा की कुछ और सहायक नदियाँ हैं। तो ये गंगा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताए हैं और इन्हें आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन में। अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी की, जो कहाँ से निकलती है। यह नदी भी मानसरोवर झील के पास से आंशिक ग्लेशियर, तिब्बत में आंशिक ग्लेशियर से निकलती है और ये इधर बहती हुई, ये इस तरह से बहती हुई यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है, अर्थात गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से ये कहाँ कहाँ बहती है, देखिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश और फिर ये यहाँ पे असम में बहती है और यहाँ से ये इस तरह से गंगा में मिल जाती है। ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे सिंधु नदी का पॉइंट बनाया है मैंने, ये यहाँ पे गंगा और ये यहाँ पे यमुना, ये जो उसमें मिल जाती है। और यहाँ से मानसरोवर झील के पास ही मैंने ब्रह्मपुत्र को सिम्प्लीफाई किया। ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका असम में बहुत ही चौड़ा प्रवाह तंत्र है। प्रवाह तंत्र यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वह असम में बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये देखिए यहाँ पर मैंने ये असम में इसकी चौड़ाई जो है, ये प्रवाह तंत्र जो है बहुत अधिक है। इसके कारण यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। इसके अलावा इसी में ही यानी कि असम में ही एक सबसे छोटा द्वीप भी है जो उमानंद द्वीप के नाम से कहलाया जाता है। ठीक है, याद रखें आप, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप और सबसे छोटा द्वीप उमानंद द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं, ये असम में पाए जाते हैं। सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो असम में है। तो इससे क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इससे अलग एक और बात जान लेते हैं हम। जिस तरह से बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पद्मा और ये बांग्लादेश पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, ये दोनों नदियाँ मैंने बताया था अभी ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल जाती हैं, तो जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो ये अलग नाम का निर्माण करती हैं, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघना कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती हैं, तो उन नदियों के नाम गंगा और ब्रह्मपुत्र है। और अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं है तो पद्मा और जमुना पे आप क्लिक कीजिए यदि ऑप्शन में है तो। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे ज़्यादा अवसाद बहाने वाली
नदी है जो अपने साथ बहुत सारे धूल, मिट्टी और ये गाद जो है बहाकर लाती है, जिससे क्या होता है, एक डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए तो मैं बता देती हूँ कि डेल्टा होता क्या है। देखिए, डेल्टा जो होता है, जब नदियाँ बहती हैं, जैसे कि यह मान लीजिए आप, ये नदियाँ बह रही हैं, तो जब ये अपने मुहाने पर ऐसे मुड़ती हैं तो यहाँ पर कुछ अवसाद जमा हो जाता है, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं या जो भी होता है वो जमा हो जाती है यहाँ पर। तो ये टीले के जैसा बन जाता है ये बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को, ये त्रिभुजाकार आकृति जैसा हो जाता है, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं। ऐसी ही कुछ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो सुंदरवन डेल्टा है। और इसका नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा। तो ये सुंदरवन डेल्टा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वन अर्थात सुंदरी नाम के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है और सिंधु की 2880 किलोमीटर है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी नदी है, कौन सी दो नदियां हैं जिनकी लंबाई जो है समान है, लगभग समान है। तो वह सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको बता दिए जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं एग्जाम में अक्सर। और इसके अलावा जिस तरह से यमुना की सहायक नदी है, गंगा की, सिंधु की, तो इसी तरह से ब्रह्मपुत्र की भी कुछ सहायक नदी हैं, जैसे कि तीस्ता नदी है, मानस नदी है। तो ये दोनों इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हैं ब्रह्मपुत्र की, इन्हें भी याद रखेंगे। एक और बात, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, मैंने इसकी लंबाई बताई आपको 2900 किलोमीटर, ये पॉइंट्स याद रखेंगे आप। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। और देखिए, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अधिक है, तो ये जो है सबसे लंबी नदी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहुत ही कम हिस्सा, मात्र 915 किलोमीटर, मात्र सिर्फ 915 किलोमीटर ही भारत में इसका इतना हिस्सा बहता है, जबकि गंगा का इसकी अपेक्षा बहुत अधिक हिस्सा बहता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ 915 किलोमीटर हिस्सा बहता है और गंगा का अपेक्षाकृत बहुत अधिक बहता है। तो इसलिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा है, ना कि ब्रह्मपुत्र। हाँ, लेकिन ब्रह्मपुत्र में मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका अपवाह तंत्र बहुत ही बड़ा है, बहुत ही चौड़ा है, तो इसलिए ये भारत की सबसे चौड़ी नदी कही जा सकती है। तो अगर चौड़ी नदी का ऑप्शन आता है तो ब्रह्मपुत्र पर क्लिक करेंगे और लंबी नदी का ऑप्शन आता है तो गंगा नदी पर क्लिक करेंगे। तिब्बत में इसी नदी को, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम दिया गया है, सांगपो नदी के नाम से इसे पुकारा जाता है। तो इस तरह से हमारी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, से ये कुछ प्रमुख नदियाँ थी हिमालय की जो मैंने आपको बताई हैं। इससे ज़्यादा भार नहीं पूछा जाता है, यही प्रमुख है। तो मैंने इसमें प्रमुख नदियाँ ही रखी थी जो आपको बताई हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके माइंड में अच्छे से फिट रहेगा और समझ में भी आएगा। मैप बनाकर पढ़िए और इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सब कुछ मैप के ज़रिए ही बताया है आपको। और आप इसे अलग से इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप इसमें वीडियो में, इस तरह से नोट्स बना सकते हैं आप, सबकी पॉइंट्स अलग अलग लिख सकते हैं जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं। इससे क्या होता है, अगर माइंड से कुछ छूट गया है, डिस्प्रिंट हो गया है मैप में, तो वो पॉइंट से हमें याद रहता है। ठीक है, इस तरह से पढ़िए आप। और ये जो भारत की नदियों में जो भी मैंने जानकारी दी है, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।